वेलकम टू हर घर पाठशाला। तो आपके 4 यूनिट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वां यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। तो आपका 5वां यूनिट है रोटेशनल मोशन एंड टुडे अवर आर्टिकल इज दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम के लिए करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम ये करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल मोशन क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा है पहले जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, उसमें हम लोग जो सेकंड यूनिट था उसमें हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी किया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन में कहता है बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल। फिर हमने टू डिमेंशनल मोशन इन प्लेन स्टडी किया, दैट इज टू डिमेंशनल मोशन हमने स्टडी किया जिसमें एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट चलेगा टू डिमेंशन में। फिर वहां पे हमने वेक्टर स्टडी की, पोजीशन वेक्टर निकालना सीखा और इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किया। अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन क्या होता है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो जब रोटेशन करता है, घूमता है, तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारा एक सिस्टम है हमारे पास, तो उस सिस्टम में देयर इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ऐसे पार्टिकल्स इनसाइड द सिस्टम। तो व्हाट विल हैपन इफ दिस बॉडी विल रोटेट, इफ इट विल रोटेट देन ऑल द पार्टिकल विल रोटेट। ये पार्टिकल सभी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो इसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग रोटेशनल मोशन स्टडी करने जा रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी अब रिजिड बॉडी जो है ये कंसेप्ट जो एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है। रिजिड कोई भी चीज नहीं हो सकती है, पर रिजिड बॉडी हम उसको मानेंगे अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसके जो बीच में मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस ना हो। जैसे मान लीजिए बॉडी है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है, कोई जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर पड़ा हुआ, ये भी रिजिड ही है, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इसके मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होंगे तो हम इसे रिजिड बॉडी बोल देंगे। जितनी भी सॉलिड चीजें हमारे पास दे आर कॉल्ड द रिजिड। तो रिजिड बॉडी का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, बेसिकली कोई भी बॉडी रिजिड नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि बॉडी अगर रिजिड होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो नो बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बेसिकली। पर हम लगभग एक बॉडी को, जैसे हमारे पास जो बॉडीज होती है उनको रिजिड बोलते हैं। डायमंड इज ए रिजिड, तो डायमंड रिजिड बॉडी होगी। आपके पास कोई ग्लास का पीस है वो भी रिजिड हो गया, कोई स्टोन है दैट इज ए रिजिड बॉडी। हम उसको एजम्पशन करेंगे रिजिड बॉडी की। हम ये जूम करेंगे कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लाएंगे तो पार्टिकल्स जो है बीच में से ये क्या नहीं होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब हम लोगों ने जो पीछे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने स्टडी किए हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी किया तो आपने बोला कि आपके पास कोई बॉडी है तो उस बॉडी को अपने पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ के, हम उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझा हम लोगों ने। हमने बोला सपोज आई हैव ए कार, दिस इज ए बॉडी, व्हाट विल डू, वी विल अप्लाई फोर्स ऑन इट। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। F क्या है, इसका मास m है, F बराबर m है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन यहां पर कांसेप्ट ये है कि जब हम बॉडी को पॉइंट जूम ना कर करके एक रिजिड बॉडी जूम करेंगे तो उसमें क्या दिक्कत आएगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होंगे, पॉइंट्स, पार्टिकल्स होंगे, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। अब हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम किस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएं, किस पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। तो पहले तो जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने डिफाइन किया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन किए, लेकिन यहाँ पे रिजिड बॉडी आ गई। जब रिजिड बॉडी आ गई तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज करिए आई हैव दिस डस्टर, व्हाट आई विल डू, I will apply, see, suppose here are 5 points, 1 2 3 4 5 persons are here, but I will do, मैं 5 न्यूटन का 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ सबको, तो ये बॉडी ऐसे ऊपर को जाएगी, इज इट। लेकिन मान लीजिए मैं एक को यहाँ पे फोर्स लगाता तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाता तो ऐसे टिल्ट होगी, अगर मैं इधर को फोर्स लगाऊँ तो ऐसे हो जाएगी। बोलने का मतलब कि एक स्ट्रेट इसमें नहीं मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी। हम लोगों को क्या मोशन चाहिए, हम लोगों को मोशन चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसे ऊपर को जाए, सपोज करिए ऐसे ऊपर को जाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर को ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन क्या हम अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, ये पॉसिबल है? क्योंकि हमें तो पार्टिकल्स, तो बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल है उनका पता नहीं, तो हम अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते हैं। तो हम एक मैं आपको बात करता हूँ, क्यों ना अगर ये बॉडी है तो अगर मैं इसके यहाँ पे इसका एक सेंटर ढूंढूं और उस सेंटर से मैं ऊपर को फोर्स लगाऊं तो ये कैसे जाएगी ऊपर को, स्मूथली इट विल मूव। तो मैं उस पॉइंट को ढूंढूंगा जहां पर मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं, उस पॉइंट को, जो पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। एक्चुअली में वहां पे सारा मास नहीं होगा, पर मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट।
अब देखिए, मान लीजिए इस बॉडी में मेरे पास डिफरेंट, मैंने जैसे एग्जांपल बताया, आई हैव 5 पॉइंट्स हियर, 5 पॉइंट्स हियर, सपोज आई हैव 5 पॉइंट्स हियर, सपोज आई हैव a body and there are only 5 points. What I will do, I will apply 1 Newton force to this, 1 Newton force to this, 1 Newton force to this, 1 Newton to this, 1 Newton to this. The body will move just like this. Now what I will do, I will apply 5 Newton force. Now suppose I will apply 5 Newton force to this body, but if I will apply the 5 Newton force, where I have to apply the force? This is the problem. Suppose this is duster, I will apply force here, where I have to apply the force? This is a main problem. So what is, when the body is rigid, then we have to locate a point. We have to locate a point, or that point is called center of mass. What is center of mass? The point in the system where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass of the system. अब सिस्टम क्या होगा, सपोज दिस इज सिस्टम, तो हमने इसका एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे हम इसको क्या कर सके, बैलेंस कर। जैसे देखिए मैं इसको यहां पे क्या कर दूंगा, सेंटर से बैलेंस कर दूंगा। मेरे हाथ में एक प्लेट है, प्लेट को मैं उंगली के ऊपर ऐसे खड़ा करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मैंने उसका क्या ढूंढ लिया, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढ लिया। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, वो हमने ढूंढना है। क्यों ढूंढना है, क्योंकि हमने फोर्स लगानी है रिजिड बॉडी के ऊपर। तो कहां लगानी है, हमने फोर्स लगानी है सेंटर ऑफ मास के ऊपर। जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी एक स्मूथली क्या करेगी, मूव करेगी। स्मूथली क्या करेगी, मूव करेगी। The point in the system where the whole mass of the system can be supposed, word is there, supposed, कि we can suppose कि there is a total mass of the body is there, there is no mass basically। ऐसा भी होता है कि बॉडी में वहां मास नहीं भी होता है, पर हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर सारी जो फोर्सेस है हमने उसके ऊपर एक्ट करनी है। मींस सिस्टम कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसा नहीं आपने बोलना है कि सारे का सारा मास किसी सेंटर के ऊपर ही कंसंट्रेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम का जो टोटल मास है वो उसके पास ही है, लेकिन हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां से बॉडी बैलेंस होगी और जिसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे वो होता है सेंटर ऑफ मास। तो सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। और there is always a point in a system such that the forces applied to different points of the system have the same effect if the total force applied at single point. This is called center of mass. I have given you cite an example. Suppose there are 5 persons, 1 2 3 4 5 points are there. There are 5 points. What I will do, I will apply 1 Newton, 1 Newton, 1 Newton, 1 Newton, 1 Newton. But if I apply 5 Newton here, I will apply 5 Newton force at the center of mass of this body. Suppose this is the center of mass, then this body will go just like this one. जैसे 1 न्यूटन से अप्लाई करने से जाएगी वैसे इससे जाएगी। तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर हमने फोर्स एक्ट करनी है। तो यही हमारे पास डस्टर है, हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, इट विल गो अपवर्ड, अलग अलग पॉइंट के ऊपर लगेंगे, लेकिन हम इसका अलग अलग पॉइंट ढूंढ ही नहीं सकते हैं। तो हम अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ये बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास है, मैंने इसको 5 न्यूटन फोर्स लगाई, ये बॉडी ऊपर को चली जाएगी। थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं कि इस डेफिनेशन को आप समझ लोगे। देयर इज ऑलवेज ए पॉइंट इन अ सिस्टम, ये पॉइंट है वो सिस्टम, इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। द फोर्सेस अप्लाइड टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम, हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोर्सेस अप्लाई की हैं, हैव द सेम इफेक्ट सॉरी हैव द सेम इफेक्ट इफ द टोटल फोर्स इज अप्लाइड दैट सिंगल पॉइंट। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। मींस अगर हम इस सिंगल पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन लगाएंगे तब भी ऐसे ऊपर को जाएगा, अगर अलग अलग के ऊपर लगाएंगे तब भी जाएगा। तो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम क्या ढूंढ लें, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ढूंढ लें। बेसिकली सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढ लें। सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहां पे, उसका लोकेशन हम लोग ढूंढ लें। तो सेंटर ऑफ मास जो है, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर में होता है, उसके बाहर भी होता है। ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास बैंगल है, ये बैंगल है, अब ये बैंगल है, रिंग है, अंदर से खाली है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। वेयर देयर इज नो मास, इज द सेंटर ऑफ मास इज देयर, वेयर इज देयर नो मास? यस, इन केस ऑफ रिंग द सेंटर ऑफ मास इज हियर, बट देयर इज नो मास। मींस बट वी विल थिंक कि मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हम लोग एज्यूम करेंगे, दिस इज आवर एजम्पशन कि मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। नाउ I will cite another example. See, suppose करिए कि जैसे suppose मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई रॉड है, ये suppose अब इसका क्या है, इसमें डिफरेंट पीसेस होंगे, इसके डिफरेंट पीसेस होंगे। अब मान लीजिए इस पीस का मास m है तो इसका हो जाएगा mg, इसका मास भी m है तो ये कितनी फोर्स लगाएगा नीचे mg, ये कितनी लगाएगा mg, यहां से कितनी लगाएगा, सभी लगाएंगे mg, तो nmg फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी nmg। जब nmg फोर्स लगेगी
तो ये कहाँ को आएगा, नीचे को आएगा। अब हम इसी को क्या करते हैं, एनएमजी फोर्स लगाते हैं, नीचे से फोर्स लगाते हैं तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस फोर्स को बैलेंस करेंगे। लेकिन हमने जो फोर्स लगानी है वो कहाँ लगानी है, हमने इसका क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ को और ये वैसे ऊपर को मूव कर जाएगा। अगर बाई चांस हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, सपोज करिए पूरी फोर्स यहाँ तो ये ऐसे चलेगा। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो इधर को चलेगा, मींस हम अगर यहाँ लगाते हैं तब भी डिस्टर्ब होगा। लेकिन जब हम इसके सेंटर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मूव स्मूथली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इवन योर कॉमन एग्जांपल, जब एक आप प्लैंक्स उठाते हैं, लकड़ी उठाते हैं, जैसे ये लकड़ा ऐसे है तो हम इसको सिर के ऊपर उठाना तो हम इसके सेंटर से बैलेंस करते हैं सिर के ऊपर। जैसे घास की गड्डी उठाते हैं हम लोग, घास जो होता है, घास का एक हमने बंडल उठाना है तो उस बंडल को हम सेंटर से उठाएंगे। सेंटर से क्यों उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास। जैसे हमारी बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास है कहीं पे, यस, जो हमारी नाभि है वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ मास है। जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ चार्जेस, ये सभी चीजें क्या है हमारे पास, ये दिस इज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी जो है कोई आर्बिट्रेरी भी होती है, जैसे सपोज करिए ऐसे हमारे ऐसे पॉइंट्स है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ जैसे होता है, कहीं भी होता है, इट विल लाइज आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी, वी डोंट नो। तो बट वी कैन से that these are the definition, the point in the system where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass of the system. And there is always a point in a system such that the forces applied to different points of the system have the same effect if the total force is applied that single point. अगर हम उसी force को single point के ऊपर लाएं तो उसका same effect होगा, उसे हम बोलेंगे center of mass. तो center of mass को आपको आइडिया हो गया होगा, that is the center of mass. तो जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि सपोज करिए मेरे पास ऐसे एक बीम है, बीम मतलब आपको पता तराजू जिसको बोलते हैं। तो तराजू है, तो हम जैसे तराजू की बात करें, तराजू की अगर मैं बात करूँ इसको बैलेंस करना हो तो हमें इसके बिल्कुल सेंटर में क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास है m, यहाँ भी मास m है, दोनों मास इक्वल, तो लगभग इसके सेंटर में यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ हम लोग फर कलम लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, तो जो उठाने वाली लगाएंगे ऊपर से इस तराजू को, वो यहाँ सेंटर में लगेगी, ना तो इधर लगेगी ना तो इधर, अगर टोटल मास इक्वल है सपोज करिए। लेकिन मान लीजिए ये मास बड़ा है और ये मास छोटा है, तो क्या होगा, ये मास ज्यादा होगा, कम होगा तो ऐसे चला जाएगा। अगर ये मास ज्यादा होगा, कम होगा तो ऐसे हो जाएगा, मींस ये नीचे को हो जाएगा, मींस ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो हमने क्या ढूंढना है, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। सेंटर ऑफ मास जो है मींस वी हैव टू डिस्कस इट लेटरली, पहले हम आर्टिकल अपना कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। Now, what will we do? Center of mass for two particle system की बात करते हैं। पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, उसका डेरिवेशन करते हैं। सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन में चलेंगे। सेंटर ऑफ मास, दिस डेरिवेशन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट वी कैन से कि सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। नाउ सी हियर, what will we do? Suppose we will take 2 points. This is point A and this is point B. Okay, and this is our suppose this is a 2-dimensional coordinate system, 3-dimensional coordinate system. This is x-axis, this is our y-axis, and this is our z-axis. Then you know if this is point A, तो इसका जो पोजीशन होगी यहाँ से हम बताएंगे इसकी पोजीशन। दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे r1 वेक्टर। और ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा, वी कैन सी इट एज r2 वेक्टर, r2 वेक्टर। जब हम इसको इन दोनों को पॉइंट्स को आपसे मिलाएंगे यहाँ से, तो हमारा जो बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालेंगे कि सेंटर ऑफ मास का क्या पोजीशन वेक्टर हो, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज करेगा, यहाँ करेगा, या मान लीजिए यहाँ जैसे हमारा सेंटर ऑफ मास के करता है, लाइज करता है, क्योंकि मान लीजिए दोनों मास इक्वल अलग होगा तो यहाँ पे लाइज करेगा। तो मान लीजिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर ड्रॉन करता हूँ, तो ये पोजीशन वेक्टर मुझे क्या बता देगा, दिस इज कॉल्ड सपोज r वेक्टर। r वेक्टर मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता देगा। r वेक्टर गिव्स अस द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Suppose its mass is m1 and its mass is m2. There are two masses. Two bodies are there. Suppose two wires are there. They are connecting with the rod. Just मैं सेंटर ऑफ, जैसे हम सी सॉ करते हैं, सी सॉ में हम सेंटर में लगाते हैं उसको, तो सी सॉ होता है इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, जब सेंटर में होगा तो इस तरह से ये हमारे पास सेंटर ऑफ, ये हमारा डायग्राम आ गया।
अब हम एक्चुअल में यहाँ पर एक बात देखें तो ग्रेविटी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन का लॉ क्या बोलता है न्यूटन का, ये जो m1 है ये m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और m2 m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, कितने लगाएगा, दैट इज वी कैन राइट इट एज F21 एंड दिस फोर्स एज F12 मींस कैसे पढ़ेंगे इसको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मींस फोर्स ऑन 2 मींस b के ऊपर फोर्स लगा रहा है 2 नंबर के ऊपर, 1 लगा रहा है इसके ऊपर फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे फोर्स, सॉरी वन थिंग हियर दिस is the case, if these will exert, they will attract each other basically, so these will exert force on each other, that is attractive, so this is force on 1 due to 2 and this is the force on 2 due to 1, this is the internal force between the two these bodies. If I will say about this internal force, as you know, as per Newton law of motion, F12 that is equal to minus of F21, and we can say F12 plus F21 that is equal to 0. It means whatever the internal forces, they are cancelling the effect of each other, they are not exerting, they are exerting the force on each other, but the net effect of that is equal to 0, the total force is 0. Now see the case here, because these are exerting force on, that is due to gravitation, this internal force between the two masses. What we will do now, we will apply force here F1 and here we will apply the force F2, external force हमने apply कर दिया F1 और यहाँ F2. Then what is the total force? Total force on system that is equal to, in this case, that is your F1 plus F2 plus F1 2 plus F2 1. Then the total force comes to be equal to capital F, that is comes to be equal to total force, we can write here total also, F is comes to be equal to, this is equal to 0, that is F1 plus F2, or that is equal to F. Now what will happen when we apply the force on any body, then you know there is a change in momentum of the body. Momentum will change because it acquires the velocity v1 and suppose it will acquire the velocity v2. Then if there is a change in velocity, then there is acceleration, as you know there is a momentum is there, and rate of change of momentum is said to be equal to force. So as per Newton's second law of motion, what is F1 equal to, that is d by dt of p1, and what is F2, that is equal to d by dt of p2. The rate of change of momentum is called force. तो आपने external force apply किया F1, rate of change of momentum होगा d by dt of p1 and F2 is equal to d by dt of p2. What will we do? These forces हम इनको add करते हैं, तो what is F total? What is F equal to? As you know that is F1 plus F2. F1 plus F2. So you have written here F1 plus F2 that is equal to d by dt of p1 plus d by dt of p2. तो यहाँ पे वेक्टर आप ओमिट भी करते लगा सकते हैं, it is up to, because it is understood that is momentum is a vector quantity, this momentum is a vector quantity denoted by p. As you know, what is the momentum of the first body? That is, you know, that is m into v1, m1 v1, that is the momentum of the first body, plus that is this plus d by dt of m2 v2, that is the momentum of second body. The momentum is mass into velocity, तो मास को मैंने वेलोसिटी से कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ भी मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते, दिस इज d by dt of m2 v2. तो वी कैन राइट इट एज, कंबाइन करके लिखते हैं d by dt of m1 v1 plus m2 v2, just like we can write it as, okay, now we can write it as d by dt of, what is velocity? You know, velocity is equal to rate of change of displacement is there. डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, r1 है, यहाँ क्या है, r2 है, तो हमारे पास क्या रहेगा m1 into d by dt of r1 plus m2 into d by dt of r2. This will comes. Now what will happen? See d by dt हम लोग यहाँ बाहर है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं d by dt of m1 r1. मैं m1 को अंदर ले जाता हूँ क्योंकि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर लाते हैं तो अंदर भी ले जाते हैं. तो यहाँ से हम लोग इसको फिर यहाँ पे दूसरा लिखते हैं कि d by dt of m2 r2 लिखते हैं इसको. ओके, दिस इज r1 and this is r2. Okay, now what will we do now? See now कि
हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये डी बाई डी टी को भी कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ m1 that is r1, here is sorry यहाँ पे v1 sorry r1 and here is r2 and m1 r1 plus m2 r2, this will comes. Now what we will do now, see here is d by dt, here is d by, ये हो जाएगा d square by dt का square, that is equal to total force F is equal to d square by dt का square, that is m1 r1 plus m2 r2, this will this one. Now we will do a step. What is the total mass of this body, that is m1 plus m2? So multiplying and dividing by left hand side, this dividing by m1 plus m2. So what we got here, F is equal to d square upon here is m1 plus m2, मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको साथ में क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये ना तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अंदर भी इसको बाहर निकाल सकते हैं, आपसे में कैंसिल आउट हो जाएगा। F is equal to m1 plus m2 d square upon dt square m1 r1 plus m2। This expression, if you see this expression, force is equal to mass into acceleration. Basically this quantity is the acceleration, this quantity is the acceleration, this quantity is the acceleration, this quantity, what is this quantity? This quantity give us acceleration, mass into acceleration, that is our Newton's second law of motion। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बात करूं, देखिए यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास अगर मैं एक्सेलरेशन की ही बात करता हूं तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा जो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, डी बाई डी टी, दैट इज योर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर ऑफ आर। इफ सी दिस एक्सेलरेशन, if you compare this equation, this acceleration, this here, if you compare with this equation, this one, so what is the value of this d square and dt square? What is the value? What is this equal to? This is equal to r vector. This is equal to r vector. R vector is this one r vector. तो r vector हमें निकालना है, r vector का लोकेशन कौन बताएगा? हमारे पास आ जाएगा r vector is equal to, हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ, देखिए acceleration equal rate of change of velocity d by dt of and d by dt of r. What is velocity? Today now we are going to discuss the velocity of center of mass basically। हमने इन पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगा के देख लिया, अब वही इफेक्ट हमने इसके ऊपर करना है, तो इसके ऊपर हमने r मान ली, तो r किसके बराबर आ गया यहाँ से, r is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2, this is our r। तो हमने लोकेशन निकाली किसकी, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम की क्या लोकेशन होगी, r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 plus m2 r2 plus m1 plus m2। आप इस डायग्राम से यहाँ से चलेंगे और जिस वजह से मैंने किया टोटल फोर्सेस ऐड करेंगे, नेट फोर्स जो F1 plus F2 1 is equal to 0 होगा और नेट रिजल्ट यहाँ पे पहुंचेगा। You will got 3 मास, ओके, सेंटर ऑफ मास का तो r वेक्टर जो m1 r1 plus m2 r2 डिवाइड बाय m1 plus m2। तो थोड़े से हम कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। अब केसेस क्या हैं कि सपोज फर्स्ट केस ये दिस इज, अच्छा इसी चीज को अगर हम n पार्टिकल्स सपोज वी आई हैव n पार्टिकल्स, lot of particles I have, then this is our origin, so this is the position vector r1, this is the position vector r2, this is the position vector r3 and so on it will go, and this is rn method। and suppose center of mass is here, so this is the r vector। तो हमें इसको निकालना कैसे है, तो हमारे पास r vector for n particles के लिए क्या आ जाएगा, अगर इस रिजल्ट को आप जनरलाइज करके n पार्टिकल के पूछेंगे तो आपके पास होगा m1 r1 plus m2 r2 plus so on mn rn vector divided by m1 plus m2 plus m3 plus so on mn। this is the position vector for this center of mass का जो position vector है किसके लिए, for n particles के लिए हमारा ये होगा और 2 particle system के लिए ये होगा। अब हम इसके बाद थोड़ा सा सेकंड केस, हमारे कुछ केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। केसेस क्या हैं, सपोज इफ सेंटर ऑफ mass lies at the origin।
अगर हमारा सेंट्रोमाइज और ओरिजिन के ऊपर लाइज करता है तो r बिकम इक्वल टू 0, पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा, ओरिजिन के ऊपर लाइज करेगा। तो हमारे पास आ जाएगा m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 माइनस ऑफ m2 r2। मींस अगर हमारे पास यहाँ पे ये सिस्टम था, हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, अगर सेंटर मास यहाँ आ जाता है तो एक इधर होगा, एक इस तरफ होगा, तो एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि एक मास इससे इधर होगा, एक नेगेटिव साइड को होगा। वो दिस इज m1, दिस इज m2। इस तरह से हमारा ये जो मासेस हैं ये हमारे पास आएंगे। और दूसरी बात यहाँ से हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अगर सपोज m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए तो उस केस में क्या होगा? r1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r2, ये भी हो सकता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू m अगर हो जाता है। और अगर इसी में हम देखें, अगर मासेस इक्वल हो तो क्या होगा? दैट इज mr1 प्लस mr2 डिवाइडेड बाय 2m। तो m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, r किसके बराबर है? r1 प्लस r2 डिवाइड बाय 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। एसके क्लासेस फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करिए, इसमें जो भी मैंने टॉपिक्स डाले हैं, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल, कोई भी टॉपिक हो, आप उसको पढ़ सकते हैं अपने घर में बैठ के। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एट माई नंबर 889706 दिस इज माई पर्सनल नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी एनी टाइप ऑफ क्वेरी। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।